नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल GS आचार्य में। जैसा कि हमारी डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है यूपीएससी और अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नया प्रश्न लेकर के आया हूं। और हमारी जो शुरुआत हुई है, ये GS1 पेपर के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। इनको हमें किस तरह से टैकल करना है, बड़ी आसान भाषा में टैकल करके आपको पूरा आंसर इसमें बताया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपकी आंसर राइटिंग स्किल जल्दी ही सुधारात्मक हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर यही बात कहना चाहूँगा कि GS आचार्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसमें आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये है कि यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। 2016 यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया, जिसकी शब्द सीमा 200 रखी गई है और ये 10 या 12 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसी को मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं कि एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट watershed in the evolution of British policies towards colonial India। तो अब हमें इसमें सबसे पहले कुछ की पॉइंट जो मैंने ये गोला किया है, इस पर देखना है कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि कम शब्दों में लिखना है। बहुत सारा लिखने वाले तो बहुत हैं, ऐसे तो इस पे लिखने वाले काफी लोग मिल जाएंगे, बातचीत करने वाले, डिबेट करने वाले, लेकिन हमें अपनी शब्द सीमा को ध्यान में रख के सारगर्भित अपना आंसर देना है। तो इस आंसर में हमें क्या देखना है कि ये नहीं पूछा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका तो आपको इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं। इसमें पूछा कि 1857 का जो विप्लव था, किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीति, ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है इसमें, ब्रिटिश नीतियों के विकास का क्रम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ बना। आप सब जानते हैं जब 1857 की क्रांति हुई तो उस 1857 की क्रांति के पीछे कई कारण थे, कई दीर्घकालीन कारण थे, कई तात्कालिक कारण थे। लेकिन उस 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 आया, वह ऐतिहासिक मोड़ की इसमें जिक्र किया गया है कि उससे 1857 से पहले की क्या नीति थी ब्रिटिश सरकार की और 1857 के बाद क्या नीति हो गई। तो आइए हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न का हम भूमिका किस तरह से देंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या भूमिका लिखनी होती है। तो भूमिका लिखेंगे कि 1857 की जो हमारा ये विप्लव था, औपनिवेशिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? जिसके पीछे कई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन कारण थे। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश नीतियों में बड़े बदलाव करने पड़े। बड़े बदलाव क्या करने पड़े? अब ये हमारा जो है मेन बॉडी का पार्ट है। मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों को एक मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह को पूर्ण रूप से दबाने के बाद 1858 में सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट यानी क्राउन को दे दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। और भविष्य में इस तरह का विद्रोह ना हो सके, इसके लिए धार्मिक क्षेत्रीय निष्ठा, या लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने धार्मिक सुधार, जैसे कि 1829 का भी आप लिख सकते हैं कि 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा क्या सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो इस तरह के जो सुधारात्मक कार्य थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो 1858 के बाद बिल्कुल बंद कर दिए गए। और
भावनाओं को प्रोत्साहित किया गया, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पहले भारतीय सैनिकों की संख्या काफी होती थी और यहीं पर उन्होंने सेना में एक वर्गीकरण भी स्थापित कर दिया। कैसा वर्गीकरण? मराठा का एक टुकड़ा बना दिया, गोरखा का एक बना दिया, गोरखा का एक बना दिया, पंजाबी का एक बना दिया। इस तरह से अलग अलग रेजिमेंट कास्ट के नाम पर बना दी उन्होंने। यहाँ कास्टिज्म इसके अंदर फैलाने की कोशिश की और भविष्य में और महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपीय सैनिकों को ही नियुक्त किया गया। जो महत्वपूर्ण पद थे, जिससे कि आगामी किसी संकट से को टालने के लिए कोई बड़ा जो ऑर्डर है वो कौन देगा? जो उच्च पद पर होगा। तो उन उच्च पदों पर क्या यूरोपीय सैनिकों को रखा गया। तो ये बहुत ही चालाक थे ब्रिटिशर्स। इन्होंने क्या किया? भविष्य के भारतीय राज्यों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, इसको अब रोक लगा दी गई। 1858 के बाद इस पर रोक लगा दी गई और डलहौजी की जो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति थी अब बंद कर दी गई, क्योंकि अब इनकी मजबूरी बन चुकी थी और इस तरह के काम करने से इनका अब देश में रुक पाना मुश्किल था। तो इन्होंने अपनी नीतियां बदल दी और फिर से 90 साल इन्होंने राज किया। तो इसी तरह का हम देखते हैं इसमें हमारा अगला स्लाइड कि इसका क्या निष्कर्ष रहने वाला है, क्योंकि शब्द सीमा भी हमें देखनी है और भी काफी फैक्ट इसमें डाले जा सकते हैं। आप भी अपना आंसर अपने अनुसार लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल कॉपी करना है। आप ये ऐसे आसान क्वेश्चन, क्या आपने 1857 का चैप्टर नहीं पढ़ा? क्या 1857 पहली बार यूपीएससी में पढ़ा जा रहा है? क्या इससे पहले आपने एनसीईआरटी में 1857 की घटना नहीं सुनी? क्या आपने मंगल पांडे का वृतांत नहीं सुना कि कहाँ से 1857 शुरू हुई है, क्या हुआ है? लेकिन डायरेक्टली इस तरह से सवाल नहीं आया इस बार, अगली बार आ भी सकता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसे हम अपने शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम अपना निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? देखिए कि अतः स्पष्ट है कि 1857 का विप्लव ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती था। ये जो 1857 का विप्लव था, अगर इसका कोई सही नेतृत्व करता अगर उस समय होता तो देश हमारा 90 साल पहले आज़ाद हो गया होता। तो 75वीं नहीं, फिर 175वीं वर्षगांठ मनाते हम इस आज़ादी की। और इसके बाद नीतियों में बदलाव करना ब्रिटिश सरकार के लिए बाध्यकारी हो गया था। अगर वो अभी भी अपनी ब्रिटिश नीतियों को ना बदलते, क्राउन के हाथ में शासन ना जाता, तो अंत तक इतने लंबे समय तक वो फिर से राज्य ना कर पाते। और इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति पर फिर जोर दिया। 1909 की अगर बात करें, सांप्रदायिक जो पंचायत की बात अगर हम करें, 1919 की अगर हम बात करें, तो उन सभी में कम्युनल अवार्ड की अगर हम बात करें, तो उन सभी के द्वारा इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को आगे बढ़ावा दिया 1858 के बाद। तो यही इस प्रकार की नीतियों को इन्होंने अपनाया। तो हम अपना आंसर मॉडिफाई करते रहेंगे। ये नहीं कि जो हमने आंसर आपको दे दिया अंतिम रूप से बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जीएस का कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्टिव है। इसमें आपका आंसर भी उतना ही सही है, दूसरे का आंसर भी उतना ही सही है, ये आंसर भी उतना ही सही है, और जो कोई नया इनोवेटिव आंसर लिखेगा उसका भी आंसर उतना ही सही है। तो आपके आंसर में क्या नयापन आ सकता है ये आप ही तय करेंगे। आपका आंसर सबसे मौलिक होगा तो ही सबसे अच्छा आपका लेखन माना जाएगा। और इसी तरह के अन्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको सवाल मिलते रहेंगे। आप अपनी आंसर राइटिंग जारी रखिए। हमारी जो अगली सीरीज आने वाली है हिंदी आंसर राइटिंग की, जिनका हिंदी लिटरेचर साहित्य, हिंदी साहित्य जिनका वैकल्पिक विषय है, उनको उसका लाभ मिलने वाला है। एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है, एनसीईआरटी सार बैच, उसका बहुत आप लोगों ने समर्थन किया है, वो इसी प्रकार जारी रहेगी। और आगामी वीडियो में हम ऐसा भी करेंगे कि अन्य विषय पर भी एनसीईआरटी की चर्चा आपके साथ जल्द ही शुरू करेंगे। तो इसी तरह हमें प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।